स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सरसाइज एक्सपर्ट में। आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। वीडियो को लास्ट तक देखिए जिससे कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हो सके। ठीक है, जो भी नए हैं लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें जिससे हमारा मनोबल बना रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। Hello students, welcome to chemistry class. In today's lecture, we are going to learn about electrochemistry, chapter 2 for class 12. तो आज का लेक्चर जो है चैप्टर 2 है वैद्युत रसायन। पहले पढ़ लेते हैं इसकी परिभाषा। वैद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं विद्युत ऊर्जा के बीच का अध्ययन किया जा सकता है। क्या करना है इसमें, हमें क्या अध्ययन करना है? रासायनिक ऊर्जा कैसे विद्युत ऊर्जा में बदलती है और विद्युत ऊर्जा कैसे रासायनिक अभिक्रिया कराती है। तो ये दोनों चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। परीक्षा में कैसे लिखेंगे? परीक्षा में लिखने की परिभाषा ऐसी होगी: विद्युत रसायन रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत ऊर्जा के उत्पादन तथा विद्युत ऊर्जा के प्रभाव से होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले टॉपिक शुरू हो रहा है। यहाँ से आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझनी है। ठीक है, क्योंकि बेस यहीं से बनेगा। हाफ सेल, इसे अर्ध सेल भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? अर्ध सेल। अर्ध मतलब आधा, हाफ सेल। ठीक है, हाफ सेल वह व्यवस्था है जिसमें एक धातु इलेक्ट्रोड उसी धातु के आयन वाला इलेक्ट्रोलाइट विलयन होता है और तीसरा हाफ सेल अकेले विद्युत धारा उत्पन्न नहीं कर सकता। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कैसे। ठीक है, उसके बारे में अभी समझेंगे। इसके दो भाग हैं, जैसे ही वो प्रक्रियाएं होंगी आपको समझ में आएगा। एक होता है जिंक 2+ जिंक हाफ सेल और Cu 2+ Cu हाफ सेल, या इसी को ऑक्सीकरण अर्ध सेल और अपचयन अर्ध सेल भी कहा जाता है। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले जिंक हाफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी कहते हैं, यानी ऑक्सीकरण हाफ सेल या अर्ध सेल। ठीक है, ये कहते हैं। तो अच्छे समझिएगा, यहाँ से समझने लायक चीज़ें हैं, समझेंगे आसानी से समझ में आएगा और एक बार में समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमने क्या लिया है, एक बीकर लिया है। बीकर में हमने क्या लिया है, जिंक का इलेक्ट्रोड। किसका लिया है, क्योंकि जिंक की बात हो रही है, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया है। साथ में ध्यान रखेंगे विलयन कैसा लेंगे। विलयन किसका होगा? विलयन हमेशा उसके लवण का होगा। लवण कौन सा सबसे अच्छा होता है? सल्फेट। तो जिंक का है तो जिंक क्या ले लेंगे? जिंक सल्फेट ले लिया हमने, जिंक सल्फेट कर लिया। जिंक धातु को जिंक सल्फेट में डुबोया गया। जिंक धातु को जिंक सल्फेट विलयन में डुबोया गया। विलयन मतलब H2O, जलीय विलयन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। जिंक अधिक क्रियाशील होने के कारण ऑक्सीकरण करता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? क्लास 9-10 में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है फिर समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो जिंक अधिक क्रियाशील होता है, इसलिए ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और बनाता क्या है? जिंक 2+। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये धातु है। धातु से जो जिंक 2+ आयन है, ये वाला आयन, ये विलयन में घुल जाता है। तो बचा क्या? बचा आपका ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन इसी धातु पर बना रहता है। तो अगर धातु को सही समझेंगे, धातु विलयन के सापेक्ष कैसे हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी।
कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ही नेगेटिव हो गया, अकेले नेगेटिव से कोई भी कार्य नहीं होते हैं। ठीक है, अगर सेल बनाना है तो पॉजिटिव नोट भी होना चाहिए, नेगेटिव नोट भी होना चाहिए। खैर, नेगेटिव नोट हमारा बन चुका है, इसे हम क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। और क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया हुई है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो यहाँ पर जो आपका धातु है और विलयन के मध्य एक क्या जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, इसे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, और इसे हम किस नाम से जानते हैं, ई से जानते हैं। और क्योंकि ये ऑक्सीकरण हो रही है तो हम क्या बोलते हैं इसको, ई ऑक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव। क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण विभव क्या बोलते हैं, ई ऑक्स। तो इस टाइप से हम जिंक का हाफ सेल समझ गए। अब आते हैं कैथोड पर। वो कैसे बनता है, कॉपर हाफ सेल से, मतलब इसे हम अपचयन अर्ध सेल भी कहते हैं, यानी रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, पिछली बार हमने जिंक का लिया था, इस बार क्या ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड, कॉपर का। क्या लेते हैं, कॉपर का। तो विलेन कौन सा लेना पड़ेगा, सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट। ठीक, और इसका जली विलेन। ठीक, अभी क्या होता है, कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट में डुबोया जाता है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और यह अपचयन अर्धविक्रिया कहलाती है और कैथोड होता है। ठीक है, ये बात समझ में आती है, पर ये बनता कैसे है, ये प्रक्रिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉपर नॉन रिएक्टिव होता है। क्या होता है, नॉन रिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करता है, तो कॉपर इस पूरी प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, केवल चालकता बनाए रखता है। पर ये जो विलेन है कॉपर सल्फेट, ये होता है इलेक्ट्रोलाइट, जल में घुलेगा, अपने आयनों में टूट जाता है, यानी Cu2 प्लस SO4 माइनस माइनस। CuSO4 विलेन है, एक्वस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एक्वस मीडियम में है, और ये Cu2 प्लस भी एक्वस मीडियम में है, और सल्फेट भी क्या है, एक्वस मीडियम में, यानी तीनों जल में ही उपस्थित रहते हैं फिलहाल के लिए इस अभिक्रिया में। पर ये Cu2 प्लस जो होता है, ये Cu2 प्लस जो विलयन में है, और SO4 माइनस माइनस भी किस में है, विलयन में ही था, पर Cu2 प्लस कहाँ चला आता है, Cu पे, यानी इलेक्ट्रोड पे, कॉपर के इलेक्ट्रोड पर। अब ये Cu2 प्लस आवेशित कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ पर इकट्ठा हो गया मान लीजिए, तो ये क्षण कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव बाई चार्ज, मतलब धनावेशित हो जाएगी। ठीक, अब अगर धनावेशित हो जाएगी तो इनके विलेन कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि Cu2 प्लस ऊपर चला गया, विलेन कैसा है, नेगेटिव, इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिव, इनके बीच में क्या होगा, विद्युत वाहक बल फिर से उत्पन्न होगा, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स फिर से जनरेट होगा यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, Cu2 प्लस क्या है, पॉजिटिव, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रक्रिया रखता है और बना लेगा Cu। ये एक्वस मीडियम है, पर यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा बन जाएगा सॉलिड, और यही Cu2 प्लस इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसी के ऊपर एड्जॉर्ब हो जाता है, गैल्वनीकृत हो जाता है। क्या हो जाता है, गैल्वनीकृत। इस प्रक्रिया को बोलते हैं गैल्वनीकरण। इसलिए आगे जो पढ़ने वाला टॉपिक डैनियल सेल है, उसे हम गैल्वनी सेल भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। तो यहाँ पर क्योंकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, त्यागना ऑक्सीकरण होता है, ग्रहण करना अपचयन होता है। तो ये ऐसी विक्रिया है, रिडक्शन अभिक्रिया है, अपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर जो EMF रेडी होगा, जो वाहक बल रेडी होगा, उसे क्या बोलेंगे, ई रेड।
ठीक है, अपचयन विभव। ठीक, इतना समझ में आता है। 2 टाइप के हाफ सेल पढ़ लिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आ रहा है डैनियल सेल। इसके बारे में आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप समझ पाएंगे। तो बहुत ही आराम से देखिएगा। जिसने भी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, ज़रूर कर लीजिए। शुरू करते हैं डैनियल सेल। ठीक है, डैनियल सेल ये देखने में कुछ इस टाइप से दिखता है, पर उसके बाद थोड़ा कुछ समझ लेते हैं पहले। ठीक है, 2 साफ बीकर लेंगे, पारदर्शी कांच के बीकर एक दूसरे के पास रखे हुए हैं। 2 कांच के बीकर ले लिए। बायां बीकर रंगहीन जिंक सल्फेट, यहाँ पर क्या रखा है, जिंक सल्फेट, और दाएं बीकर में कॉपर सल्फेट, यहाँ रखना है कॉपर सल्फेट जो नीले रंग का होता है। ठीक है, जिंक धातु पट्टी यहाँ लगाएंगे, यहाँ जिंक लगा दिया है, यहाँ कॉपर लगा दिया है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया है, और ये सॉल्ट ब्रिज है। सॉल्ट ब्रिज यू आकार का ब्रिज होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है। इलेक्ट्रोलाइट बहुत सारे हैं, NaCl है, KCl है, पर सबसे अच्छा जो काम करता है वो क्या काम करता है, KCl। तो हम KCl लेते हैं। बाहरी परत को जोड़ने की वाली तार है जो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़ती है। वैकल्पिक सरल वोल्ट मीटर, ये सरल वोल्ट मीटर है, और इससे आप गैल्वेनोमीटर भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझते हैं इस क्रियाविधि को। तो ये हमने एक बड़ा सा डायग्राम ले लिया है। ये हमारे लिए क्या है, ये है जिंक, ये है हमारे लिए कॉपर। ठीक, ये हमारा है KCl का, हमने सॉल्ट ब्रिज ले लिया है, लवण सेतु ले लिया है। सही से समझेंगे तो ये सेल की पूरी क्रियाविधि एक बार में ही समझ में आएगी। चलो, यहाँ पर हमने भरा है, यहाँ पर देखो ऐसा है, एक जेल लगाया जाता है, उसे बोलते हैं अगार जेल। अब ये जेल करता क्या है, ये सॉल्ट भरा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ वाटर है, ये धस जाएगा, इसलिए इसे रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए हम एक जेल लगाते हैं जिससे ये नीचे जाता नहीं है, पर इलेक्ट्रोलाइट्स के आयन्स ट्रांसफर हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं, इसलिए अगार जेल की स्पेशलिटी होती है, तो वही लगाया जाता है। ठीक है, आप जरा आराम से समझने की कोशिश करते हैं अपन। देखिए, एक वर्ड याद रखेंगे, लोन। हमेशा एक वर्ड याद रखेंगे, लोन। इससे आपको ये समझ में आएगा। L फॉर लेफ्ट, O for oxidation, A for anode, N for negative। इतना अगर आप याद रखेंगे तो ये सेल आपके लिए आसान है। तो लेफ्ट साइड हमने क्या रखा है, जिंक, और क्या लेंगे, जिंक सल्फेट। इधर लिया है कॉपर, तो यहाँ क्या लेंगे, कॉपर सल्फेट। अब कॉपर सल्फेट टूटता है, अभी बताया था, तो वो टूटता है किसमें, Cu2 प्लस SO4 माइनस माइनस, SO4 माइनस माइनस यहाँ पर इकट्ठा होता है Cu2 प्लस, विलयन से यहाँ पहुँच जाता है Cu2 प्लस। ठीक, और यहाँ पर जिंक आयन टूटता है, जिंक पहुँच जाता है जिंक 2 प्लस, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बने रहते हैं 2 यहाँ पर। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर मूव करेंगे, वोल्ट मीटर से होते हुए यहाँ पहुँचेंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इस Cu2 प्लस से करते हैं रिएक्शन, Cu2 प्लस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन आपस में करते हैं रिएक्शन, बना लेते हैं कॉपर सॉलिड, और ये कॉपर सॉलिड आपका यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। दिख रहा है, कम दिख रहा है, तो इसको मैं कर लेता हूँ ग्रीन। यहाँ पर आपका कॉपर इकट्ठा हो जाता है,
और इसको क्या बोलते हैं? गैल्वनीकरण। ठीक, गैल्वनीकरण। इसे प्लेटिंग, कॉपर की प्लेटिंग हो गई है। और ये है आपका KCl। यहाँ पर अभिक्रिया होती है K प्लस प्लस Cl माइनस, 2 ले लेंगे तो 2K प्लस बनेगा, 2Cl माइनस बनेगा। अभी धीरे धीरे जिंक 2 प्लस यहाँ पर बहुत सारा इकट्ठा होता रहेगा, ये प्रक्रिया बार बार होगी। यहाँ पर SO4 माइनस माइनस इकट्ठा होता रहेगा, जिसके कारण होता क्या है देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये इधर जाना है इसको, पर जिंक 2 प्लस बहुत सारे यहाँ जब इकट्ठे हो जाएंगे तो ये काम करेगा प्रबल ऋणावेश के जैसा, तो प्रबल धनावेशित हो जाएगा ये विलयन, ये विलयन प्रबल धनावेशित हो जाएगा। इधर SO4 माइनस माइनस बहुत सारे इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ बनेगा प्रबल ऋणावेश। अब इससे होगा क्या, जरा वो समझ लेते हैं। ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना चाहता है, पर ये धनावेश इलेक्ट्रॉन को नीचे की ओर खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा नहीं पाएंगे। कुछ एक आध इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती वहां पहुंच भी गए तो यहाँ पर क्या है, ऋणावेश इकट्ठा हुआ है, ये नीचे आना चाहता है इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यहाँ से क्या है, रिपल्शन, प्रतिकर्षण होने लगेगा, इसको ऊपर भेजने लगेगा। तो इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का संचरण बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का जो संचरण है यहाँ से यहाँ तक नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, लवण सेतु का यहाँ पर काम आता है। वो क्या करता है, यहाँ से 2Cl माइनस यहाँ मूव करेगा और ये Zn2 प्लस जो आपका है इससे करेगा रिएक्शन 2Cl माइनस और बनाएगा क्या, जिंक क्लोराइड। क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड ZnCl2। और यहाँ पर आपको वो इकट्ठा हुआ मिलेगा। यहाँ पर क्या इकट्ठा जाएगा आपका, जिंक क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होगा, PPT प्रेसिपिटेट प्राप्त होगा। ठीक, अब अगर ये अवक्षेप यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, जितना भी जिंक 2 प्लस जो भी बनता रहेगा लवण से, तो उससे क्या कर लेगा, उदासीन कर देगा, मतलब न्यूट्रलाइज कर देगा। वैसे ही यहाँ पर SO4 इकट्ठा है, यहाँ पर 2K प्लस इधर को जाएगा, 2K प्लस यहाँ जाएगा और ये 2K प्लस और SO4 माइनस माइनस कंबाइन होके बना लेगा K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। क्या बन जाएगा, पोटेशियम सल्फेट। और पोटेशियम सल्फेट का आपको यहाँ पर अवक्षेप इकट्ठा दिखेगा। अब ये अवक्षेप का कैसा हो जाएगा, कॉपर सल्फेट का बन जाएगा और इस साइड भी SO4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है, एक तो परिपथ को पूर्ण करना और दूसरा दाईं तथा बाईं एनोड तथा कैथोड दोनों तरफ आवेश को मेंटेन करना, यानी उदासीन करना। पॉजिटिव हो तो उसको उदासीन करना, नेगेटिव हो उसको भी उदासीन कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों काम हो गए। अब प्रबल धनावेश भी नहीं बचा और प्रबल ऋणावेश भी नहीं बचा। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ की ओर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, यहाँ पहुँचेंगे और जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है, विपरीत दिशा में धारा प्रवाह होता है। धारा बहने लगेगी, वोल्ट मीटर में आपको और रीडिंग दिखने लगेगी। तो आपका ये सेल इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, अच्छे से समझ लिया है। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, फ्रेंड्स को शेयर करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हुई है तो यहाँ वैल्यू आएगी EOX की। यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया हुई है, ERAD की वैल्यू आएगी, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्रहण हुए हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इलेक्ट्रॉन त्यागा है जिंक ने। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। और ये जो गैल्वेनोमीटर में रीडिंग आती है इसका एक फॉर्मूला होता है, ज़रा वो भी देख लीजिए।
यहाँ जो रीडिंग आती है उसे बोलते हैं सेल विभव, ई सेल, और जो कि होता है ई रेड माइनस ई ऑक्स। मतलब जितना ई रेड होगा उससे इस ऑक्स को की वैल्यू घटा देते हैं, तो जो वैल्यू आती है जो सेल विभव कहते हैं। तो यहाँ से परिभाषा मिल जाती है सेल विभव की, किसी भी सेल में अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के अंतर को सेल विभव कहा जाता है। ठीक है, अभी कुछ चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। इस सेल को निरूपित करने का एक तरीका होता है, वो ज़रा समझ लेंगे। ये है जिंक, ठीक है, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ। ये है जिंक, उतना विजिबल नहीं है, वही ठीक था। और जिंक से कहाँ पे आए हैं? जिंक 2+ में, विलेन में। तो एक बार लगाएंगे, लिख देंगे जिंक 2+। क्योंकि ये विलेन है, इसकी मोलरता या सांद्रता कुछ होगी, तो यहाँ पर इसकी सांद्रता एम में लिखी होती है, कंसंट्रेशन। साथ में सॉल्ट ब्रिज को हम डबल बार से शो करते हैं। फिर इधर पहुँचे, यहाँ मिलेगा हमें SO4- यानी Cu2+ कॉम्बिनेशन मिलेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे Cu2+। क्योंकि ये भी एक्वस मीडियम है, इसकी भी मोलरता या सांद्रता कुछ होगी। फिर आता है कहाँ पर? कॉपर, तो हमने लिख दिया कॉपर। ये है सेल का निरूपण। क्या बोलते हैं? सेल का निरूपण। सेल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ कहीं लिखी है तो आप समझ जाएंगे ये इस फॉर्म का है। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज के कार्य क्या है? विद्युत तटस्थता बनाए रखना, मतलब उदासीन बनाए रखना, परिपथ को पूर्ण करना, आवेश के संचयन को रोकना, आवेश इकट्ठा हो रहा था उसको रोकना। ठीक है, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी? ये जो ई सेल की वैल्यू आ रही थी, ई सेल की वैल्यू आ रही थी, अगर इसकी मीटर में मान लीजिए रीडिंग आ रही है 4 वोल्ट, मान लीजिए रीडिंग आ रही है 4 वोल्ट, तो ये 4 वोल्ट आया कैसे होगा? मैंने बताया था ई रेड माइनस ई ऑक्स से आया होगा। अब ई रेड की वैल्यू अगर 10 है और ई ऑक्स का 6 है तो ये 4 आ जाएगा। पर अगर ई रेड की वैल्यू 20 है और ये 16 हो गया तब भी तो 4 ही आएगा। और ऐसे ही यहाँ पर 50 है -46 होगा तब भी ये 4 आएगा। यानी ई सेल की वैल्यू से ई रेड तथा ई ऑक्स की अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करना संभव नहीं है। तो अब यहाँ पर एक नया चीज़ का उद्भव होता है कि हम इस ई रेड तथा ई ऑक्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, ज़रूर से देखिएगा। और पिछली वाली चैप्टर है चैप्टर 1, उसको भी देखते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी करनी है इस बार। बोर्ड में पूरे नंबर लाने हैं, 70 अबाउ आउट ऑफ 70 पूरे नंबर लाने हैं। ठीक है, तो पूरी तैयारी करवाई जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी सजेशंस हो, कमेंट में ज़रूर कमेंट करते रहिए। और अपना नाम और आप किस ज़िले से आते हैं वो ज़रूर मेंशन करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन, नमस्कार।